नेक्स्ट, फिजियोग्राफी ऑफ ब्राजील। ब्राजील में even a cursory look at the map will make you realize that a large part of Brazil is occupied by highlands, plateau and small mountains। तो ब्राजील का मैप देखो आप, तो उसमें देखोगे कि जो ज़्यादा करके ब्राज़ील का पार्ट है, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्राज़ील, इट इज़ ऑक्यूपाइड बाय हाईलैंड्स, प्लेटूज। हाईलैंड्स हैं, प्लेटू है, और वहाँ के जो माउंटेन है, इंडिया के जो माउंटेन है, उनका ऑल्टीट्यूड, उनकी हाइट जो है बहुत बड़ी बड़ी है। 8000 मीटर से ज़्यादा ऊंची पीक वाले भी माउंटेन्स हैं इंडिया में। लेकिन ब्राज़ील में ऐसा नहीं है, वहाँ के माउंटेन्स जो है वो छोटे छोटे, बहुत हाई नहीं है। दे आर नॉट वेरी हाई एंड लॉन्ग एक्सटेंडिंग माउंटेन्स इन द कंट्री। ब्राज़ील के जो माउंटेन है वो ना तो बहुत हाई है, ना तो दे आर वेरी लॉन्ग इन टर्म्स ऑफ एक्सटेंट। तो वो बहुत लंबे दूर तक फैले हुए भी आइलैंड्स नहीं है, बहुत दूर तक फैले हुए माउंटेन्स नहीं है। इंडिया में जैसे हिमालय है, हिमालय कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक उसका एक्सटेंट है, वहाँ तक फैला हुआ है। एक्सेप्ट फॉर द नॉर्दर्न अमेजन बेसिन एंड इन द साउथ वेस्ट along the upper part of Paraguay basin, there are no wide plains in the country। ब्राज़ील में प्लेन्स जो फ्लैट एरिया होता है, लो लेइंग एरिया होता है, वो एक नॉर्थ में अमेजन रिवर बेसिन के अंदर है, और वहाँ पे नीचे साउथ ब्राज़ील में जब देखोगे साउथ वेस्ट में, तो पैराग्वे रिवर है, वहाँ उसका रिवर बेसिन में, वहाँ पे भी उसके अपर पार्ट में भी प्लेन्स है। इसके अलावा ज़्यादा करके प्लेन्स वहाँ पे नहीं है। देर आर नो वाइड प्लेन्स इन द कंट्री। ब्राज़ील में जो प्लेन्स है बहुत वाइड नहीं है, मतलब बहुत नैरो प्लेन्स है। इवन द कोस्टल प्लेन्स आर रिस्ट्रिक्टेड इन देयर एक्सपांस। तो जो कोस्टल प्लेन्स है वो भी बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड नहीं है, उनका एक्सपेंशन जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है। द फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ ब्राज़ील आर एज फॉलोज। तो ब्राज़ील की जैसे इंडिया के 5 फिजियोग्राफिकल डिवीजन थे, वैसे ब्राज़ील के 5 है। फर्स्ट द हाईलैंड्स, सेकेंड द ग्रेटर एस्कार्पमेंट, थर्ड द कोस्टल रीजन, फोर्थ द प्लेन्स एंड फिफ्थ द आइलैंड ग्रुप्स। हाईलैंड्स, तो फर्स्ट जो फिजियोग्राफिकल डिवीजन है वो हाईलैंड्स है। द सदर्न ब्राज़ील इज ऑक्यूपाइड बाय एन एक्सटेंसिव प्लेटू। इट इज differently described as Brazilian highlands or Brazilian shield और Brazilian plateau। तो सदर्न ब्राज़ील में देखो, ब्राज़ील के साउथ में आप देखोगे तो वहाँ पे ये हाईलैंड्स है, मतलब ये जो लैंड है वो थोड़ा सा हाइट पे है। हमने प्लेटू के बारे में पढ़ा था कि प्लेटू कैसा होता है, एक हाइट पे आने के बाद एक प्लेन हो जाता है वो, तो उसको बोलते हैं हाईलैंड, सॉरी उसको बोलते हैं प्लेटू। तो ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स का जो है साउथ ब्राज़ील में देखो, उसका वो एरिया है ब्राज़ीलियन हाईलैंड बोलते हैं उसे, या ब्राज़ीलियन शील्ड बोलते हैं, ब्राज़ीलियन प्लेटू बोलते हैं। ब्राज़ीलियन एंड गुयाना हाईलैंड्स टुगेदर फॉर्म द कोर ऑफ द साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। तो ब्राज़ील में 2 हाईलैंड है, एक है ब्राज़ीलियन हाईलैंड जो साउथ ब्राज़ील में है, और एक नॉर्थ ब्राज़ील में आप देखो वो है गुयाना हाईलैंड्स। तो गुयाना हाईलैंड और ब्राज़ीलियन हाईलैंड वो पूरे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ब्राज़ील जो है वो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है। दे आर द कोर ऑफ द साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। तो उसका मेन पार्ट है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के गुयाना हाईलैंड एंड ब्राज़ीलियन हाईलैंड। द मेन पार्ट ऑफ द गुयाना हाईलैंड्स is in Venezuela and it extend up to French Guiana। ब्राज़ील के नॉर्थ में आप जाके देखो, ब्राज़ील के नॉर्थ में है गुयाना हाईलैंड। तो गुयाना हाईलैंड जो ब्राज़ील के नॉर्थ में है, इट इज एक्सटेंडेड, सॉरी मेन पार्ट ऑफ द गुयाना हाईलैंड इज इन वेनेजुएला। वेनेजुएला एक कंट्री है ब्राज़ील के पास में ऊपर, वहां से फ्रेंच गुयाना तक है। तो गुयाना हाईलैंड वेनेजुएला से लेके फ्रेंच गुयाना तक एक्सटेंडेड है। इन ब्राज़ील इट कवर्स द स्टेट ऑफ रोराइमा, पारा एंड अम्पा इन द नॉर्थ। नॉर्थ ब्राज़ील में 3 स्टेट्स हैं, रोराइमा, पारा एंड अमापा। तो वहाँ तीनों पे वो एक्सटेंडेड है गुयाना हाईलैंड। द लोअर पार्ट ऑफ दिस हाईलैंड्स इज फाउंड इन ब्राज़ील। तो इसका जो गुयाना हाईलैंड का जो सबसे लोअर पार्ट है, उसका जो सदर्न पार्ट है वो ब्राज़ील में है। बट द हाईएस्ट पीक ऑफ ब्राज़ील, पिको दे नेबुलिना,
is 3014 meter, means 3014 meter high and lie on the border between Brazil and वेनेजुएला। तो यहाँ पे जो आपको याद करने के लिए जो पॉइंट बीच में से पूछते हैं कि ब्राजील का जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है पिको दे नेबलिना और उसकी हाइट है 3014 मीटर। इट इज लाई ऑन द बॉर्डर बिटवीन ब्राजील एंड वेनेजुएला, ब्राजील और वेनेजुएला के बॉर्डर पे ये है पिको दे नेबलिना। तो ये आप लोग अपनी बुक में मार्क कर लेना, ये इसको पूछते हैं ऑब्जेक्टिव्स में। अब बात करते हैं ब्राजीलियन हाईलैंड की। द रीजन टू द ईस्ट एंड साउथ ऑफ द ब्राजीलियन हाईलैंड्स हैव एन ऑल्टीट्यूड ऑफ मोर देन 1000 मीटर। तो ब्राजीलियन हाईलैंड के ईस्ट और साउथ वाला जो पार्ट है उसकी जो हाइट है, ऑल्टीट्यूड है, इट इज मोर देन 1000 मीटर। बट इन अदर पार्ट्स द ऑल्टीट्यूड इज बिटवीन 500 टू 1000 मीटर। लेकिन ब्राजीलियन हाईलैंड की जो दूसरा पार्ट है, अपार्ट फ्रॉम ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट, द ऑल्टीट्यूड इज बिटवीन 500 टू 1000 मीटर। तो उसकी जो ऑल्टीट्यूड है थोड़ा सा कम है। The highlands gradually slopes towards north and slopes are not very steep. ब्राजीलियन हाईलैंड जो साउथ ब्राजील में है उसका जो स्लोप है इट इज टुवर्ड्स नॉर्थ, मतलब जैसे जैसे साउथ ब्राजील से नॉर्थ ब्राजील की तरफ जाएगा ये हाईलैंड्स, तो वो उसका स्लोप, तो उसकी ऑल्टीट्यूड उसका ग्रेजुअली धीरे धीरे कम होते जाता है। दे आर नॉट वेरी स्टीप, एकदम अचानक से इसका कम नहीं हो जाता, एकदम ग्रेजुअल स्लोप है, स्लोली स्लोली सा स्लोप है। The tributaries of Amazon flowing through this region and make rapids and waterfalls. तो अमेजोन रिवर जो नॉर्थ ब्राजील में है उसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं जो ब्राजीलियन हाईलैंड से ओरिजिनेट हो रही हैं, वो यहाँ से मतलब ब्राजीलियन हाईलैंड से टुवर्ड्स नॉर्थ जाती है और अमेजोन रिवर में जाके मिलती है। और उसकी ट्रिब्यूटरीज, वो जो दूसरी रिवर्स हैं उसकी वजह से ये जो हाईलैंड का नॉर्दर्न पार्ट है ब्राजीलियन हाईलैंड के, वहाँ पे बहुत सारे वाटरफॉल्स वगैरह क्रिएट हो गए। टुवर्ड्स द नॉर्थ द स्लोप्स आर स्टीप बट नॉट अब्रप्ट। तो ये जो ब्राजीलियन हाईलैंड के नॉर्थ में जो स्लोप्स हैं वो स्टीप, दे आर स्टीप बट नॉट अब्रप्ट। अचानक उसके एकदम ये स्लोप कम ज़्यादा नहीं होता, स्लोप स्टीप है, मतलब ऐसे सीधा है बट अब्रप्ट नहीं है, मतलब कम ज़्यादा ऐसे नहीं हो रहा। A number of rivers takes off from the terminal portion of the highlands and flow northward to meet Atlantic Ocean. तो बहुत सारे जो ब्राजीलियन हाईलैंड से बहुत सारे रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं और वो नॉर्थ की साइड में फ्लो होके दे गो एंड मीट अटलांटिक ओशन। तो वो अटलांटिक ओशन में जाके मिल जाती हैं वो रिवर्स। सम मेजर रिवर्स लाइक उरुग्वे, Paraguay and Parana originate from the southern slope of the highlands and enter Argentina. तो ब्राजील के हमने नॉर्थ में देखा कि बहुत सारे रिवर्स हैं ओरिजिनेट होकर नॉर्थ में जा रही हैं, अमेजोन रिवर मिलती हैं, कुछ अटलांटिक में मिल रही हैं, और कुछ जो रिवर हैं वो ओरिजिनेट होती हैं ब्राजीलियन हाईलैंड के साउथ साइड में, साउथ सदर्न स्लोप की तरफ से, और वो चली जाती हैं अर्जेंटीना कंट्री है ब्राजील की नेबरिंग कंट्री, वहाँ पे चली जाती है। तो वो मेजर रिवर्स हैं उरुग्वे, Paraguay and Parana. It slopes towards the east is steep and it appears in the form of an escarpment. तो उसका जो स्लोप है ईस्ट में वो स्टीप है, एकदम सीधा है। सेकेंड फिजियोग्राफिकल डिवीजन ऑफ ब्राजील इज द ग्रेट एस्कार्पमेंट। एस्कार्पमेंट मतलब होता है स्लोप, जो सडन स्लोप आ जाता है, सडनली अगर एक लेवल पे जमीन चल रही अचानक पूरा का पूरा एकदम नीचे आ जाए, जैसे आप एक प्लेन पे जा रहे हो जाके अचानक रास्ता खत्म हो जाए और नीचे देखो तो पूरा एकदम से वहाँ पे एकदम पूरा खड्डा है जिसको खाई बोलते हैं, ऐसा मतलब एक एंड हो जाए पूरा ज़मीन और वहाँ से ज़मीन का जो लेवल है वो अचानक बहुत नीचे हो जाए, तो उसको बोलते हैं एस्कार्पमेंट। दो इट ऑक्यूपाइज अ वेरी स्मॉल एरिया, द नेचर ऑफ इट्स स्लोप and the effect it has on the climate makes it a separate physiographic region. तो जो ब्राजीलियन एस्कार्पमेंट है जिसे द ग्रेट एस्कार्पमेंट बोलते हैं, उसका जो एरिया वाइज बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन जहाँ पे भी है तो इसकी वजह से बिकॉज ऑफ द स्लोप ऑफ दिस एस्कार्पमेंट क्लाइमेट इज अफेक्टेड। तो वहाँ का क्लाइमेट जो है वो इफेक्ट, उस पर अफेक्ट पड़ रहा है।
The eastern side of highlands is demarcated because of this escarpment. जो ब्राजीलियन हाईलैंड्स है, ब्राजीलियन हाईलैंड कहाँ है? साउथ ब्राजील में, साउथ वहाँ पे नीचे की तरफ देखो आप, तो वहाँ पे ब्राजीलियन हाईलैंड है। तो ब्राजीलियन हाईलैंड का ईस्टर्न साइड मतलब आप नीचे से राइट साइड देखो, तो वहाँ पे है एस्कार्पमेंट। तो जो ईस्टर्न साइड है हाईलैंड का, उसका जो लास्ट है, उसका जो बॉर्डर है, वो एस्कार्पमेंट के यहाँ पे। In this region, the altitude of the escarpment is 719 मीटर। तो escarpment का altitude है, उसकी height है 790 मीटर। In some regions, the height decreases gradually। कहीं कहीं पे height gradually decrease हो रही है, धीरे धीरे decrease हो रही है। The escarpment is very steep, particularly from Sao Paulo to Porto Alegre। साओ पोलो और पोर्टो एलेग्री, यहाँ साउथ ब्राज़ील की तरफ देखो आप, साउथ और ईस्ट ब्राज़ील में, साउथ ईस्ट, तो वहाँ पे आप देखोगे दो जगह हैं, साओ पोलो और पोर्टो एलेग्री। तो वहाँ पे जो एस्कार्पमेंट है वो उसका जो स्लोप है एकदम स्टीप है, एकदम सीधा है। सब जगह पे कैसा हो रहा है कि जहाँ पे हाईलैंड्स खत्म होते हैं और हाईलैंड्स खत्म होने के बाद जो दूसरा फिजियोग्राफिकल डिवीजन होता है, तो ग्रेजुअल स्लोप से दूसरा स्टार्ट होता है। लेकिन साओ पाउलो और पोर्टो एलेग्री के पास पे जो एस्कार्पमेंट है, उसका जो स्लोप है इट इज वेरी स्टीप, एकदम सीधा है। द एस्कार्पमेंट एक्ट एज द बैरियर टू द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, गिविंग राइज टू द रेन शैडो एरिया इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द हाईलैंड्स। तो एस्कार्पमेंट की वजह से क्या हो रहा है, अचानक से वहां पे हाइट कम हो गई। हाँ, तो अचानक से हाइट कम हो जाने की वजह से क्या हो रही कि जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड का काम क्या होता है, वो बारिश लेके आते हैं अपने साथ में, वाटर वेपर होता है वो लेके आते हैं और बारिश करते हुए जाते हैं। तो हाईलैंड है और फिर वहां पे साउथ में एस्कार्पमेंट है, तो जो ट्रेड विंड आती है एस्कार्पमेंट की वजह से हाईलैंड बहुत ऊंचा दिखने लगता है। तो जो नीचे का एरिया है वहां पे ही पूरी बारिश हो जाती है, और जो विंड है वो आगे का जो एरिया है, द नॉर्थ ऑफ दिस एरिया, वहां पे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो है हाईलैंड का, वहां पे बारिश नहीं होती, उसको रेन शैडो एरिया बोलते हैं। रेन शैडो एरिया मतलब जहां पे बारिश कम होना। द रीजन टू द नॉर्थ ऑफ दिस एरिया इज कॉल्ड ड्राउट क्वाड्रिलेटरल। तो उस एरिया में जहाँ पे बारिश कम होती है बिकॉज ऑफ एस्कार्पमेंट, तो उस एरिया को बोलते हैं ड्राउट क्वाड्रिलेटरल। ड्राउट मतलब जहाँ सूखा पड़ता है, क्वाड्रिलेटरल। थर्ड फिजियोग्राफिकल डिवीजन ऑफ ब्राजील इज द कोस्ट्स। ब्राजील हैज अ कोस्ट लाइन ऑफ अराउंड 7,400 किलोमीटर। तो ब्राजील के पास भी एक लंबा कोस्ट लाइन है, बहुत बड़ा कोस्ट लाइन है, अराउंड 7,400 किलोमीटर्स। इंडिया का आपको याद रखना है, मैंने उस टाइम भी बताया था कि इंडिया का जो कोस्ट लाइन है वो अराउंड 7,500 किलोमीटर्स का है। वन में डिवाइड दैट इनटू टू पार्ट्स, मेनली नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट। तो जो नॉर्थ अटलांटिक ऊपर की साइड का जो कोस्ट है उसको बोलते हैं नॉर्दर्न कोस्ट, और ब्राजील के जो ईस्ट साइड का कोस्ट है उसको बोलते हैं ईस्टर्न कोस्ट। द नॉर्दर्न कोस्ट extend from Amapá province in the north to Rio de Grande do Norte in the east। तो जो नॉर्दर्न कोस्ट है ब्राजील का, जो नॉर्थ अटलांटिक के यहाँ पर है, वो शुरू होता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम अमापा प्रोविंस, अमापा राज्य है, अमापा प्रोविंस है, वहाँ से स्टार्ट होके एक्सटेंड होता है अप टू रियो डी ग्रेनेडे दे नॉर्टा तक, यहाँ तक। दिस कैन बी कॉल्ड एज द नॉर्थ अटलांटिक कोस्ट। तो ये नॉर्थ अटलांटिक से लगकर है, इसलिए इसका जो बॉर्डर है इट टचेस नॉर्थ अटलांटिक, हेंस इट इज कॉल्ड एज नॉर्थ अटलांटिक कोस्ट। फ्रॉम हियर द ईस्टर्न कोस्ट एक्सटेंड्स टुवर्ड्स द साउथ। तो जहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक कोस्ट जहाँ पे खत्म हो रहा है, तो वहाँ से नीचे तक जाओ साउथ तक, तो वो है ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ब्राजील। The northern coast is characterized by mouths of many rivers including the Amazon. Therefore, this region is a low-lying region. On this coast lie the Marajo Island, Marajo and São Marcos Bays.
तो नॉर्थ कोस्ट जो है वहाँ पे बहुत सारे रिवर्स के माउथ है, मतलब रिवर का माउथ मीन्स कि जो रिवर है वहाँ पे जाके अटलांटिक में मिलती है, नॉर्थ अटलांटिक में मिल जाती है। तो जहाँ पे वो लोग रिवर्स किसी भी सी में या ओशन में मिलते हैं तो उस एरिया को बोलते हैं रिवर माउथ। तो बहुत सारे रिवर के माउथ है और ये लो लेइंग एरिया है, मतलब इसकी हाइट बहुत कम है। ऑन दिस कोस्ट लाई द मराजो आइलैंड, और वहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक, यहाँ पे मैप में देखोगे आप तो एक आइलैंड है मराजो आइलैंड। जो ब्राज़ील का मैप देते हैं और उसमें कुछ जगहों को बताने के लिए बोलते हैं तो मराजो आइलैंड एक इम्पॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये नॉर्थ अटलांटिक में है। मराजो एंड साओ मार्कोस बेस, मराजो आइलैंड है और साओ मार्कोस बे है वहाँ पर। मराजो इज अ लार्ज कोस्टल आइलैंड लोकेटेड बिटवीन माउथ्स ऑफ रिवर अमेजोन एंड रिवर टोकैंटिनस। तो ये दो रिवर हैं उनके माउथ पे, मतलब एक तरफ से है अमेजोन रिवर मिल रही है अटलांटिस में, सेकेंड तरफ से रिवर टोकैंटिनस है। द ईस्टर्न कोस्ट रिसीव्स लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर रिवर्स। द ओनली मेजर रिवर विच मीट्स द अटलांटिक ओशन हियर इज साओ फ्रांसिस्को। तो जो नॉर्दर्न कोस्ट है ब्राजील का, वहाँ पे बड़ी बड़ी लॉन्ग डिस्टेंस कवर करने वाली रिवर्स जाके मिल रही है। बट जो ईस्टर्न कोस्ट है, जो राइट साइड का जो कोस्ट है, वहाँ पे बहुत स्मॉल डिस्टेंस कवर करने वाली रिवर मिलती है। वहाँ पे सिर्फ जो मेजर रिवर, बड़ी रिवर्स में अगर है कोई तो एक ही है, उसका नाम है साओ फ्रांसिस्को। The Brazilian coast is characterized by a large number of beaches and sand dune complexes. The Brazilian coast is protected in some areas by coral reefs and atoll islands. तो ब्राजीलियन कोस्ट जो है उसके अपने बीचेस की वजह से बहुत फेमस है और कुछ एरिया के पास में कोरल रीफ और अटॉल आइलैंड्स है। The fourth फिजियोग्राफिकल डिवीजन ऑफ ब्राजील इज द प्लेन्स। तो वहां का जो प्लेन एरिया है, प्लेन मीन्स जो फ्लैट एरिया है। द प्लेन्स इन ब्राजील आर confined to two areas, namely the Amazon basin in the north and Paraguay-Paraná source region in southwest। तो जो प्लेन्स है ब्राजील में जनरली वो दो एरियाज में है, नॉर्थ ब्राजील में है, उस प्लेन का नाम है अमेजोन रिवर बेसिन, और साउथ वेस्ट में देखो आप मैप में, वहां पे पैराग्वे और पराना ये दो रिवर्स हैं, उनका जो सोर्स रीजन है, जो जहां से वो लोग ओरिजिनेट हो रही है, उस एरिया में भी प्लेन, वो भी एरिया प्लेन है। तो अमेजोन प्लेन लेइंग बिटवीन द टू हाईलैंड्स फ्रॉम लार्जेस्ट प्लेन लैंड ऑफ ब्राजील। अमेजोन प्लेन laying in the northern part of Brazil generally slopes eastward। तो अमेजोन प्लेन जो है वो दो हाईलैंड्स के बीच में, दो हाईलैंड्स कौन से ब्राजील में, नॉर्थ ब्राजील में है गुआना हाईलैंड और साउथ ब्राजील में है ब्राजीलियन हाईलैंड। तो उन दोनों के जो बीच का एरिया है वो है अमेजोन प्लेन। तो अमेजोन प्लेन जो वहां से अमेजोन रिवर पास होती है, अमेजोन रिवर की वजह से वो एरिया प्लेन एरिया है। वहां पे उसका जो स्लोप है वो ईस्टवर्ड है, मतलब ईस्ट की साइड है, मतलब ईस्ट साइड जैसे 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 जाएंगे वो उसका एरिया थोड़ा सा नीचे नीचे हल्का सा स्लोप जैसा एरिया। द अमेजोन रिवर बेसिन इज क्वाइट वाइड इन वेस्ट, अबाउट 1300 किलोमीटर। तो वेस्टर्न साइड में, वेस्ट ब्राजील की तरफ देखोगे आप तो जो अमेजोन रिवर बेसिन है वो बहुत वाइड है, about 1300 किलोमीटर्स, एंड इट नैरोस टुवर्ड ईस्टवर्ड। जैसे जैसे ईस्ट साइड में वो रिवर बेसिन बढ़ता जाता है तो वो नैरो होता जाता है उसका एरिया। इट्स विड्थ इज मिनिमम वेयर गुआना हाईलैंड एंड ब्राजीलियन हाईलैंड्स कम क्लोजर। तो इसका जो विड्थ है, जो उसकी चौड़ाई है, सबसे कम कहाँ है, वेयर गुआना हाईलैंड्स एंड ब्राजीलियन हाईलैंड्स कम क्लोजर, जहां पे ब्राजीलियन हाईलैंड और गुआना हाईलैंड पास में है। तो आप जब यहाँ पे देखोगे मैप में तो क्लियर हो जाएगा आपको। तो वहां पे उसकी विड्थ है ओनली 240 किलोमीटर। एज द रिवर अप्रोचेस द अटलांटिक ओशन द विड्थ ऑफ प्लेन इंक्रीजेस। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे जो गुआना हाईलैंड और ब्राजीलियन हाईलैंड के नजदीक वाले जो नैरो पास है उसके आगे जैसे जैसे वो अटलांटिक की तरफ अप्रोच करती है उसका विड्थ फिर से एक बार इंक्रीज होता है प्लेन का। देयर आर मोस्टली
forested area and largely inaccessible due to frequent flooding and dense undergrowth. Most of Amazon plains are covered by tropical rainforest. तो अमेजोन जो अमेजोन रिवर बेसिन है वहाँ उसको बोलते हैं अमेजोन अमेजोन फॉरेस्ट भी बोलते हैं. तो वो फॉरेस्टेड एरिया है और इनएक्सेसिबल है. वहाँ पे लोग ज्यादा लोग जा नहीं पाते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत बारिश होती है और इसकी वजह से फ्रिक्वेंटली फ्लडिंग होती है, बहुत बाढ़ आती है वहाँ पे. और वहाँ पे डेंस ओवर अंडरग्रोथ है, बहुत ज्यादा पेड़ है वहाँ पे, बहुत ज्यादा. मोस्ट ऑफ द अमेजोन प्लेन्स आर कवर्ड बाय ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. तो वहाँ के जो फॉरेस्ट है उसको बोलते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बेसिकली है कि जो जहाँ से ये इक्वेटर पास होती है उस एरिया में रोज बारिश होती है, दिन के समय रोज बारिश होती है और वहाँ पे डेंस फॉरेस्ट होता है, एकदम एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है. तो उस फॉरेस्ट को बोलते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. द अदर प्लेन्स इन द ब्राजील आर लोकेटेड टू द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द हाईलैंड्स. तो ब्राजील में दो प्लेन है, एक है अमेजोन बेसिन प्लेन, सेकेंड वाला जो है साउथ ब्राजील में. वो हाईलैंड के नीचे साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ हाईलैंड, ब्राजीलियन हाईलैंड के साउथ वेस्ट में देखो, मतलब नीचे और लेफ्ट साइड में देखो आप. दे फॉर्म द सोर्स रीजन ऑफ पेरेग्वे एंड पराना रिवर्स. पेरेग्वे और पराना रिवर्स है दो, वहां से ओरिजिनेट होती है. The source region of Paraguay slopes towards the south, while source region of Parana slopes towards the southwest. तो पैराग्वे का जो सोर्स रीजन है उसका जो स्लोप है साउथ की तरफ है और पराना का जो सोर्स रिवर है वो है साउथ वेस्ट. साउथ वेस्ट मतलब नीचे और लेफ्ट और साउथ मतलब नीचे. Pantanal is one of the largest wetlands in the world. It lies towards the southwest part of the highland areas. अब ब्राजील का मैप देखो आप, वहाँ पे हाईलैंड के नीचे जहाँ पे ये दोनों रिवर्स के और जहाँ सोर्स एरियाज हैं वहाँ पे एक है जगह मार्क किया हुआ है, वो है पैंटेनाल. पैंटेनाल है ये वेटलैंड है, दुनिया का सबसे बड़ा वेटलैंड. वेटलैंड मतलब दलदल, बेसिकली मार्शी लैंड जो होता है, हाँ उसको बोलते हैं स्वैम्प, और मार्शी लैंड जो होता है उसको बोलते हैं वेटलैंड, दलदल वाला एरिया. तो वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वेटलैंड है. तो ये भी आप इसका लोकेशन देख लो, ये भी एग्जाम में आता है मार्क करने के लिए, शो करने के लिए मैप में. इट इज रीजन ऑफ स्वैम्प्स एंड मार्शेस इन द नॉर्थ वेस्टर्न माटो ग्रोसो डो सुल इन ब्राजील एंड इट एक्सटेंड्स इनटू अर्जेंटीना टू. तो ब्राजील का जो नॉर्थ वेस्टर्न ब्राजील का जो एक प्रोविंस है, एक राज्य है, उसका नाम है माटो ग्रासो डो सुल. तो वहां पे उसके नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में है ये पैंटेनाल. ये अर्जेंटीना तक एक्सटेंड होके जाता है, मतलब सिर्फ ब्राजील में खत्म नहीं होता. इसका जो टोटल एरिया है काफी बड़ा है. इसको वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्लम एरिया बोलते हैं, लार्जेस्ट मार्शलैंड बोलते हैं, लार्जेस्ट वेटलैंड है. तो ब्राजील के अलावा ब्राजील का जो नेबरिंग कंट्री है अर्जेंटीना, वहां पे भी इसका एक्सटेंशन होता है. द फिफ्थ एंड लास्ट फिजियोग्राफिकल डिवीजन ऑफ ब्राजील इज आइलैंड्स. तो जैसे हमने इंडिया का पढ़ा था कि इंडिया का जो फिफ्थ फिजियोग्राफिकल डिवीजन था वो आइलैंड्स था. तो इंडिया के जो एक अरेबियन सी में आइलैंड था वो लक्षद्वीप था, और जो बे ऑफ बंगाल में जो बड़ा आइलैंड का ग्रुप्स था वो अंडमान निकोबार था. और हमने देखा था कि जो लक्षद्वीप है वो अटॉल टाइप ऑफ आइलैंड था, और अंडमान जो है वो किस था, वोल्केनो टाइप का आइलैंड था, और निकोबार था वो अगेन वो अटॉल था. तो अब हम देखते हैं कि ब्राजील का जो आइलैंड्स है, क्योंकि ब्राजील के पास भी बहुत बड़ा कोस्टल एरिया है, वहाँ पे ओशन है, नॉर्थ अटलांटिक और साउथ अटलांटिक, दो ओशन, मतलब एक ही ओशन है, उसका दो नाम है, क्योंकि एक नॉर्थ साइड में है और एक साउथ के साइड में या ईस्ट के साइड में है. तो वहाँ पे भी आइलैंड्स हैं. बिसाइड द मेनलैंड सम आइलैंड्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन ब्राजील. ब्राजील के पास भी कुछ आइलैंड्स हैं. दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू कोस्टल आइलैंड्स एंड मरीन आइलैंड्स. कोस्टल आइलैंड्स बेसिकली होते हैं जो कोस्टल एरिया के पास में होते हैं, मतलब कोस्टल एरिया से थोड़ा सा अंदर पानी में जाओगे तो वो होते हैं, तो उसको बोलते हैं कोस्टल आइलैंड. और मरीन आइलैंड जो होते हैं वो अगर कोस्टल एरिया से मोर देन 300 किलोमीटर अंदर है पानी के और दूर है पानी से, मतलब मेन लैंड से, तो उनको बोलते हैं मरीन आइलैंड्स.
तो ब्राजील हैज coastal islands as well as marine islands. Most of the coastal islands have formed due to deposition. तो कोस्टल आइलैंड्स जो ब्राजील के हैं वो किसकी वजह से बने हैं? डिपोजिशन, जो रिवर बड़ी बड़ी आती हैं और वो पानी में पानी जब अटलांटिक ओशन में मिलती हैं तो अपने साथ पानी के साथ साथ में जो सेडिमेंट्स होते हैं वो सेडिमेंट्स भी डिपॉजिट कर देती है। तो उनकी डिपोजिशन की वजह से थोड़ा सा आगे जाके, जैसे पानी जब मिल गया थोड़ा सा और आगे जाने के बाद वो पानी में सब डिपॉजिट्स जमा हो जाते हैं और वहाँ पे आइलैंड्स बन जाते हैं। मरीन आइलैंड्स वेयर अ पार्ट ऑफ द मेनलैंड, दे आर मोर देन 300 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द मेनलैंड इन द अटलांटिक ओशन। और मरीन आइलैंड्स जो हैं वो 300 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द मेनलैंड है। मेनलैंड से 300 किलोमीटर दूर है पानी के अंदर। पानी मतलब कौन सा पानी? वहाँ पे अटलांटिक ओशन में। दीज आइलैंड्स आर मोस्टली रॉकी एंड दे आर द टॉप ऑफ द सबमर्ज्ड माउंटेन। तो जो ब्राजील के मरीन आइलैंड्स है बेसिकली वो रॉकी है, एकदम पत्थर वाले जैसे हैं। और वो लोग क्या है कि जो बड़े बड़े माउंटेन्स पानी में सबमर्ज है, पानी में डूबे हुए हैं, उसके टॉप है, उसके ऊपर का एरिया है, वो पानी के बाहर है, तो वही छोटे छोटे आइलैंड है। द आइलैंड्स नियर द कोस्ट ऑफ साउथ अटलांटिक ओशन आर कोरल आइलैंड एंड दे आर कॉल्ड अटॉल। और साउथ अटलांटिक ओशन कोस्टल एरिया के पास के जो आइलैंड है वो अटॉल आइलैंड है। अटॉल हमने पढ़ा था कि वो जो रिंग साइज के होते हैं, रिंग जैसे होते हैं, चारों तरफ से लैंड है और बीच में पानी होता है, उसको लगून टाइप का आइलैंड, उसको लगून बोलते हैं। तो इस टाइप के अटॉल टाइप के आइलैंड्स हैं कहाँ पर? कोस्टल एरिया में, जो साउथ ब्राजील, साउथ अटलांटिक ओशन के पास के जो आइलैंड्स है, मोस्ट ऑफ देम आर अटॉल आइलैंड्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंडिया और ब्राज़ील का ड्रेनेज सिस्टम मीन्स रिवर सिस्टम, मेजर रिवर्स कौन कौन सी हैं वो स्टडी करेंगे। तो उसके पहले पेज नंबर 19 पे एक है कलर्स ऑफ बोथ, एक बॉक्स है ऊपर देखो आप, उसमें लिखा है फिगर 3.1 एंड 3.2 शो द फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड ब्राज़ील, यूज द मैप्स एंड इंडाइस टू आंसर द फॉलोइंग। तो उस मैप को देख के कुछ क्वेश्चंस हैं उसके आंसर दो। तो ये आप लोग का होमवर्क है, ये मुझे करके भेजोगे। अब तक इंडिया और ब्राज़ील दोनों की फिजियोग्राफी पढ़ लिया आपने, तो आई थिंक अभी क्लियर हो गया होगा आप लोगों की, कोई दिक्कत नहीं होगी कि इंडिया के 5 फिजियोग्राफिकल डिवीजन कौन से, ब्राज़ील के कौन से डिवीजन है, कौन सी जगह पे कहाँ पर है। तो ये करते टाइम आप खाली डायरेक्शन देखना, इसमें डायरेक्शन से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा है। और फिर मैप में जो इंडेक्स है, इंडेक्स का कलर देखना, तो ऑल्टीट्यूड का आइडिया मिल जाएगा कि कौन सी जगह हाई ऑल्टीट्यूड है, कौन सी जगह लो ऑल्टीट्यूड वाली जगह है। नेक्स्ट लेक्चर में जो रिवर सिस्टम देखेंगे उसके पहले आप लोग फिगर 3.3 और 3.4 एक बार देख लेना, उससे यू विल गेट आइडिया कि गंगा रिवर जो मेजर रिवर सिस्टम इंडिया का है और अमेजोन रिवर जो ब्राज़ील का मेजर रिवर सिस्टम है, उसका बेसिक आइडिया मिल जाएगा आपको। पेज नंबर 19 पे ही नीचे देखो ड्रेनेज सिस्टम जहाँ लिखा है उसके नीचे है ट्राई दिस। मैप्स शोइंग मेजर रिवर्स ऑफ ब्राज़ील एंड इंडिया आर शोन इन फिगर्स 3.3 एंड 3.4। टेक 2 ट्रेसिंग पेपर्स एंड प्रिपेयर ड्रेनेज बेसिन मैप्स ऑफ ब्राज़ील, अमेजॉन एंड गंगा। नेम द बेसिन्स। Write a comparative note on the basis of Ganga and Amazon river. You may consider following points for the comparison. तो ट्रेसिंग पेपर लेके जो फिगर 3.3 एंड 3.4 को ड्रॉ करो आप, और उसमें गंगा का जो बेसिन है, ये गंगा रिवर को शो करो और अमेजोन रिवर को शो करो, और उसके बाद कुछ पॉइंट्स को देखते हुए उसके बारे में लिखना है। तो पॉइंट्स हैं साइज ऑफ कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया होता है बेसिकली कहाँ तक उसका पानी पहुँचता है या कहाँ तक का पानी वो लेके जा सकती है। तो कैचमेंट एरिया में होता है कि जहाँ से वो रिवर ओरिजिनेट हो रही है प्लस उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो जो एरिया आ रही है, तो वो सब का सब पूरा एरिया कैचमेंट एरिया ऑफ रिवर में काउंट होता है। जैसे गंगा है तो गंगा जा रही है तो उसके साथ में यमुना या सोन, ये से जो बड़ी बड़ी रिवर्स मिल रही हैं, तो ये जितना एरिया ट्रैवल करके जिस एरिया से आ रही वो सारे के सारे एरिया को बोलेंगे गंगा कैचमेंट एरिया। सेकेंड, देयर रिलेटिव लोकेशन विद इन रेस्पेक्टिव कंट्रीज। तो उनका लोकेशन बताओ कि ब्राज़ील में अमेजोन रिवर कौन सी डायरेक्शन में है ब्राज़ील के,
कहाँ पर है, कौन से स्टेट में है। वैसे इंडिया में गंगा रिवर कौन से डायरेक्शन में है, कौन से स्टेट में फ्लो होती है। सेकेंड, हेड वाटर रीजन्स ऑफ रिवर। हेड वाटर बेसिकली होता है कहाँ से ओरिजिनेट होती है। वो अपना हेड वाटर मीन्स जो इनिशियल वाटर जो उनका होता है वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं। तो गंगा जैसे हिमालय से ओरिजिनेट होती है, हाँ, तो हिमालय में गंगोत्री नाम की जगह है। वैसे ही अमेज़न जो है वो अमेज़न रिवर ब्राज़ील से ओरिजिनेट नहीं हो रही है, वो साउथ अमेरिका में जो माउंटेन सिस्टम है, मेजर माउंटेन सिस्टम, उसका नाम है एंडीज माउंटेन। और एंडीज माउंटेन साउथ अमेरिका में ऊपर से नीचे तक है, बहुत दूर तक है एकदम, हाँ, बहुत लॉन्ग है उसका जो इसका एक्सटेंट है। तो वहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, पेरू नाम का एक कंट्री है वहाँ से। फिर उसके बाद ओरिएंटेशन ऑफ रिवर्स। तो रिवर का ओरिएंटेशन कहाँ पर है, कौन सी डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। तो आप जब रिवर का मैप देखते हो तो उसमें एक छोटा छोटा एरो दिखाया था, एरो मार्क करते हैं, तो एरो से ये हमको पता चलता है, उसका डायरेक्शन पता चल रहा है कि फ्लो ऑफ डायरेक्शन, कि कौन सी डायरेक्शन में उसका वो फ्लो हो रही है। मेजर ट्रिब्यूटरीज एंड देयर ओरिएंटेशन। तो उसके ट्रिब्यूटरीज मतलब जो रिवर्स हैं वो उसमें आके जो मिल जाती हैं उसको ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। तो मेजर ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, गंगा की और अमेजोन की, और उनके ओरिएंटेशन कौन से डायरेक्शन से आ रहे हैं, कौन से जा रहे हैं वो। और सम अदर पॉइंट्स आर आल्सो गिवन लाइक टोटल कैचमेंट एरिया। तो गंगा's टोटल कैचमेंट एरिया इज 10,16,124 स्क्वायर किलोमीटर एंड Amazon's catchment area is 17,50,000 स्क्वायर किलोमीटर। एंड लेंथ वाइज अगर आप देखो तो गंगा's टोटल लेंथ इज 2,525 किलोमीटर। मीन्स गंगोत्री से जाकर मतलब ओरिजिनेट होके बे ऑफ बंगाल तक मिलने तक गंगा ट्रेवल करती है 2,525 किलोमीटर, और अमेजोन करती है ट्रेवल 6,400 किलोमीटर। तो लेंथ वाइज आप देखोगे तो गंगा से मोर देन 2 टाइम ज़्यादा है, मतलब अराउंड 3 टाइम ज़्यादा है अमेजोन का लेंथ। और वाटर डिस्चार्ज क्यूसिक पर सेकेंड्स के हिसाब से करते हैं। तो गंगा के पर सेकेंड क्यूसिक पर सेकेंड हिसाब से 16,648 क्यूसिक पर सेकेंड वाटर फ्लो होता है गंगा में। अमेजोन में होता है 2,09,000 पर सेकेंड क्यूसिक मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब अमेजोन में बहुत ज़्यादा वाटर है, गंगा से तो बहुत ज़्यादा ही वाटर है ना। तो एक तो अमेजोन लेंथ में बड़ी है, उसका कैचमेंट एरिया बड़ा है, और उसका जो वाटर है वो भी बहुत ज़्यादा है उसके अंदर। तो ये जो फिगर मैंने बताया वो देख लेना एक बार, 3.3 एंड 3.4। नेक्स्ट लेक्चर में हम उसका ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन है जो डिटेल में, वो हम लोग पढ़ेंगे इंडिया और ब्राज़ील के ड्रेनेज सिस्टम के बारे में।